नमस्ते दोस्तों, एक ऐसे सफर में आपका स्वागत है जो अरबों सालों से चल रहा है। यह सफर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आज तक की कहानी है। आज हम इंसान हैं, अपने अतीत को जानने के लिए उत्सुक हैं। हम उन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़े हैं। हम एक ऐसी प्रजाति जो अपने अस्तित्व पर विचार कर सकती है, इस ग्रह पर कैसे आई? यह सवाल हमें हमारे मूल की ओर ले जाता है। ये है हमारे उद्भव की कहानी, एक कहानी जो प्राचीन चट्टानों और हमारे अस्तित्व के ताने बाने में लिखी हुई है। इन चट्टानों में छिपे हैं हमारे पूर्वजों के निशान। कल्पना कीजिए धरती की, जैसी वो युगों पहले थी, एक ज्वलंत अस्थिर दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां जीवन की शुरुआत हुई, फिर भी उस अराजकता से जीवन का उदय हुआ। छोटे छोटे जीवाणु और सूक्ष्म जीवों ने इस यात्रा की शुरुआत की। साधारण जीव अस्तित्व से चिपके हुए हर उस पौधे और जानवर के पूर्वज बने जो हम आज देखते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। ये जीव धीरे धीरे विकसित होते गए। हमारी कहानी बदलाव, अनुकूलन और विकास के निरंतर मार्च की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हम आज के आधुनिक मानव बने। जीवन, ब्रह्मांड की सबसे असाधारण घटना, एक साधारण एकल कोशिका वाले जीव के रूप में शुरू हुई। अनगिनत पीढ़ियों से प्राकृतिक चयन की शक्तियों द्वारा संचालित जीवन विविधतापूर्ण और अधिक जटिल होता गया। महासागर सभी आकार और आकार के जीवों से भर गए। पौधों ने भूमि पर कब्जा कर लिया, उसे हरा भरा कर दिया। जीवन के इस विस्फोट ने हमारे दूर के पूर्वजों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। हम सभी जुड़े हुए हैं, सबसे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर सबसे बड़ी भेल तक, जीवन के उस जटिल जाल के माध्यम से जो अरबों साल पीछे तक फैला हुआ है। हमारी कहानी एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक शाखाओं वाला पेड़ है, जहां प्रत्येक नई प्रजाति अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण है। 19वीं शताब्दी हमारे जीवन की समझ में एक क्रांति लेकर आई। यह वह समय था जब विज्ञान ने हमारे चारों ओर की दुनिया को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। चार्ल्स डार्विन, एक प्रकृतिवादी जिनकी नजरों में बारीकी से देखने की गजब की क्षमता थी, ने हमें प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत दिया। उनके अवलोकन और अनुसंधान ने हमें यह समझने में मदद की कि जीवन कैसे विकसित होता है। उन्होंने दिखाया कि समय के साथ प्रजातियां बदलती हैं, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, पर्यावरणीय दबाव और लक्षणों की विरासत से प्रेरित होती है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप प्रजातियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। डार्विन की यात्राओं ने, खासकर गैलापागोस द्वीप समूह की यात्राओं ने, प्रजातियों के भीतर सूक्ष्म विविधताओं का खुलासा किया। इन द्वीपों पर उन्होंने विभिन्न प्रजातियों के बीच छोटे छोटे अंतर देखे, जो उनके सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण बने। वे जीव जिनमें लाभप्रद लक्षण थे, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक थी, और वे अपनी विशेषताओं को अपनी संतानों को देते थे। यह योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है, जो बताता है कि केवल सबसे अनुकूलित जीव ही जीवित रहते हैं। इस प्रक्रिया ने बहुत लंबे समय तक नई प्रजातियों के विकास को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक अपने पर्यावरण के अनुकूल थी। इस प्रकार जीवन का वृक्ष निरंतर विकसित होता रहा और नई प्रजातियां उभरती रहीं, जो अपने वातावरण में बेहतर ढंग से अनुकूलित थीं। अफ्रीका, मानव जाति का उद्गम स्थल, हमारे शुरुआती पूर्वजों के रहस्यों को समेटे हुए है। लगभग 40 लाख साल पहले प्राइमेट्स का एक उल्लेखनीय समूह उभरा, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। ये असाधारण प्राणी थे जो किसी असाधारण चीज की कगार पर थे। उनके पास वानर जैसे और मानव जैसे लक्षणों का एक अनूठा संयोजन था। शायद सबसे प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलोपिथेकस लूसी है, जो इथियोपिया में खोजा गया एक आंशिक कंकाल है। लूसी और उसकी तरह के लोग सीधे चलते थे, एक ऐसी परिभाषित विशेषता जिसने उन्हें इंसान बनने की राह पर अग्रसर किया। उनके दिमाग हमारे दिमाग से छोटे थे, लेकिन 2 पैरों पर चलने की उनकी क्षमता ने उनके हाथों को उपकरणों के उपयोग और अन्य जटिल गतिविधियों के लिए मुक्त कर दिया। भाग 5, एक बदलती दुनिया। मानव विकास की कहानी बदलते पर्यावरण के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। अफ्रीका, जो कभी हरे भरे जंगलों से आच्छादित था, में सूखे की प्रवृत्ति का अनुभव होने लगा। जंगल घटते गए, जिससे खुले घास के मैदानों को रास्ता मिला। जलवायु में इस बदलाव का हमारे पूर्वजों पर गहरा प्रभाव पड़ा। नई चुनौतियों का सामना करते हुए शुरुआती मानवों को जीवित रहने के लिए खुद को ढालना पड़ा। सीधे चलने की क्षमता तेजी से फायदेमंद होती गई, जिससे वे भोजन और पानी की तलाश में लंबी दूरी तय कर सके।
उन्होंने नए खाद्य स्रोतों तक पहुंचने के लिए उपकरण विकसित किए, जैसे कि कंद निकालने के लिए खुदाई की छड़ें और मेवे तोड़ने के लिए पत्थर। भाग 6 होमो का प्रवेश। लगभग 25 लाख साल पहले अफ्रीकी सवाना में एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो। ये प्रजाति हमारे विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ये हमारे प्रत्यक्ष पूर्वज थे, जिनकी विशेषता बड़े दिमाग, अधिक परिष्कृत उपकरणों का उपयोग और सामाजिक सहयोग की बढ़ती क्षमता थी। इन विशेषताओं ने उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग और अधिक सक्षम बनाया। होमो हैबिलिस, जिसे अपन हाथों का इस्तेमाल करने वाला इंसान कहा जाता है, सबसे पहले घरे हुए औजारों के प्रमाण छोड़ने वाला था, जो मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये औजार न केवल उनके जीवन को आसान बनाते थे, बल्कि उनके बौद्धिक विकास का भी संकेत थे। औजारों का विकास धीरे धीरे हुआ और इसके साथ ही होमो हैबिलिस की क्षमताएं भी बढ़ीं। होमो इरेक्टस, जो लगभग 18 लाख साल पहले प्रकट हुआ था, और भी उल्लेखनीय था। उनके पास बड़े दिमाग, लंबे पैर थे, जो उन्हें लंबी दूरी तक चलने और दौड़ने में सक्षम बनाते थे। उनके पास बड़े दिमाग, लंबे पैर थे और वे अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे, जो पूरे एशिया और यूरोप में फैल गए। ये प्रवास उनके अनुकूलन और जीवित रहने की क्षमता का प्रमाण था। होमो इरेक्टस ने न केवल नए क्षेत्रों में बसने की क्षमता दिखाई, बल्कि उन्होंने अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढालने की भी क्षमता दिखाई। होमो इरेक्टस ने आग पर नियंत्रण भी हासिल कर लिया, एक महत्वपूर्ण विकास जिसने गर्मी, सुरक्षा और भोजन पकाने का एक तरीका प्रदान किया। आग ने उन्हें ठंडे मौसम में जीवित रहने और शिकार को पकाने में मदद की। आग के उपयोग ने उनके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया, क्योंकि वे आग के चारों ओर इकट्ठा होकर कहानियां साझा करते और एक दूसरे के साथ जुड़ते थे। यह उनके सामाजिक बंधनों को मजबूत करने में मददगार था। भाग 7 सेपियंस का आगमन। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में मानव की एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो सेपियंस। हम उनके वंशज हैं, एक लंबी और उल्लेखनीय विकासवादी यात्रा के उत्तराधिकारी। होमो सेपियंस में लक्षणों का एक अनूठा समूह था, जिसने उन्हें फलने फूलने और अंततः अन्य सभी मानवों को पछाड़ने की अनुमति दी। हमारी प्रजातियों के पास बड़े दिमाग थे, जो जटिल विचार, भाषा और समस्या समाधान में सक्षम थे। हम अनुकूलनशील थे, विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने में सक्षम थे, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सामाजिक प्राणी थे, जटिल संबंध बनाने, बड़े समूहों में सहयोग करने और पीढ़ियों से पीढ़ी तक ज्ञान का संचार करने में सक्षम थे। भाग 8 अफ्रीका से बाहर। अफ्रीका हमारी जन्मभूमि, हमारा एकमात्र घर नहीं था। जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन और अन्वेषण की प्यास सहित कई कारकों से प्रेरित होकर होमो सेपियंस ने कई पलायनों को अंजाम दिया, जो अंततः उन्हें दुनिया के हर कोने तक ले जाएगा। ये यात्राएं चुनौतियों से भरी हुई थीं, विश्वासघाती परिदृश्यों से लेकर अन्य मानव प्रजातियों के साथ मुठभेड़ों तक। फिर भी होमो सेपियंस ने नए वातावरणों के अनुकूल होते हुए, नई तकनीकों का विकास करते हुए और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ते हुए दृढ़ता बरती। भाग 9 अपने संबंधियों से मुलाकात। जैसे ही होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर कदम रखा, उनका सामना अन्य मानव प्रजातियों से हुआ, जो पहले भी अफ्रीका से बाहर निकल चुके थे। इनमें निएंडरथल, जो गठीले और मजबूत इंसान थे जो यूरोप और एशिया की ठंडी जलवायु के अनुकूल थे, और डेनिसोवंस, एक रहस्यमय समूह जो साइबेरिया में पाए गए अपने डीएनए से जाना जाता है, शामिल थे। इन अन्य मानवों को केवल बदलने के बजाय होमो सेपियंस ने उनके साथ संबंध बनाए। नतीजतन आज बहुत से लोग अपने जीनोम में निएंडरथल और डेनिसोवन डीएनए के निशान रखते हैं, जो हमारे साझा वंश और मानव विकास के जटिल जाल का प्रमाण है। भाग 10 मन का महाविस्फोट। लगभग 70,000 साल पहले कुछ असाधारण हुआ। मानव मन एक गहन परिवर्तन से गुजरा। इस संज्ञानात्मक क्रांति ने हमारी विकासवादी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक विकास की एक लहर दौड़ गई। भाषा, कला, संगीत और जटिल सामाजिक संरचनाएं उभरी, जिन्होंने सभ्यताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मनुष्य कहानियां सुनाने, ज्ञान बांटने और पहले कभी नहीं देखे गए पैमाने पर सहयोग करने लगे। विचार और व्यवहार में यह क्रांति हमारे विकासवादी अतीत के किसी भी शारीरिक अनुकूलन जितनी ही महत्वपूर्ण थी। भाग 11
एक विरासत का खुलासा। हमारे मानव पूर्वजों के पहले अस्थायी कदमों से लेकर आज हमने जो वैश्विक सभ्यता का निर्माण किया है, मानव विकास की कहानी, अनुकूलन, नवाचार और ज्ञान की निरंतर खोज की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, जिसमें प्रत्येक नई पीढ़ी अपना अध्याय जोड़ रही है। अपने अतीत को समझकर हम वर्तमान के लिए एक गहरी प्रशंसा और भविष्य के लिए जिम्मेदारी की भावना प्राप्त करते हैं। अफ्रीका के केंद्र में लाखों साल पहले शुरू हुई यात्रा आज भी जारी है, क्योंकि हम अपने लिए और पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं।